तो भाई अब आप खुद देख लो, जिस नेहरू गांधी को अंबेडकर का दुश्मन बताया जाता है, उन्हीं में से एक की वजह से अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला और दूसरे की वजह से उनकी पत्नी को इंसाफ मिला। और जो लोग खुद को अंबेडकरवादी बताते हैं, उन्होंने ही बाबा साहब को 3 बार कांग्रेस के खिलाफ हरवाया और उनकी पत्नी को बदचलन बताकर समाज से अलग कर दिया। नमस्कार साथियों, गांधी और अंबेडकर पर हमेशा इल्जाम लगता है कि गांधी जातिवादी और अंबेडकर का दुश्मन था। साथ ही अंबेडकर के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने केवल हिंदू धर्म की बुराई की, मुस्लिम धर्म की नहीं, और उन्हें दलितों के अलावा किसी की फिक्र नहीं थी। अब मैंने इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि ये दोनों वास्तव में कैसे आदमी थे, ताकि इन दोनों के नाम पर जो समाज में लोगों को लड़ाया और बांटा जा रहा है उसे रोक सकूं। और मैं इन दोनों के पक्ष में कोई सफाई भी नहीं दूंगा, केवल इनके किए हुए काम बताऊंगा, क्योंकि किसी के कामों को देखकर ही हम ये जान सकते हैं कि वास्तव में वो आदमी कितने अच्छे थे या कितने घटिया थे। साथ ही आप लोगों को मेरी एक सलाह भी है कि अगर जीवन में कभी भी दोस्त बनाओ तो किसी की बातें या उसका स्टेटस देख के नहीं, बल्कि उसके काम देखकर बनाना। आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। तो भाई, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और आने के बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह वगैरह। इधर गोलमेज सम्मेलन से पहले अंबेडकर ने भी 2-3 आंदोलन किए थे, जैसे मनुस्मृति जलाना, महाड़ सत्याग्रह और नासिक सत्याग्रह। अब गांधी को अपने आंदोलनों में कामयाब होने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो अमीर और स्वर्ण परिवार से था। उसके पिता पोरबंदर रियासत के दीवान थे और सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं तक गांधी की पहुंच थी, जिस वजह से उसके आंदोलन में एक आवाज पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। पैसा, सत्ता, स्वर्ण और जनता सबका गांधी को समर्थन था, जिस वजह से अंग्रेजों पर तुरंत दबाव बनता और वो गांधी से समझौता कर लेते या उसके सामने हार मान लेते। अब ऐसा नहीं है कि अंबेडकर को स्वर्णों का साथ नहीं था। दरअसल अंबेडकर के भी बहुत सारे ब्राह्मण साथी थे जो अंबेडकर के हर आंदोलन में उसकी मदद करते थे। अपना पहला आंदोलन महाड़ सत्याग्रह भी अंबेडकर ने अपने ब्राह्मण दोस्तों चित्रे, गंगाधर सहस्त्रबुद्धे और सुरेंद्रनाथ टिप्निस की मदद से किया था, जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे। और पहला आंदोलन करने के बाद अंबेडकर सोच रहा था कि आगे क्या करूं, तो सहस्त्रबुद्धे ने ही उन्हें मनुस्मृति जलाने का सुझाव दिया था। अंबेडकर को उनका यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और सबने मिलकर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन आंदोलन किया, जिसके अंतर्गत गंगाधर सहस्त्रबुद्धे के हाथों से ही मनुस्मृति जलवाई गई। अंबेडकर ब्राह्मणों को कितना पसंद करता था, उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अपने ब्राह्मण अध्यापक महादेव अंबेडकर के कहने पर उसने अपने पिता का सरनेम सकपाल छोड़कर ब्राह्मण सरनेम अंबेडकर लगा लिया। दरअसल स्कूल में नीची जाति का होने की वजह से उन्हें क्लास और बाकी बच्चों से बाहर अलग बिठाया जाता था और पानी भी ऊपर से हाथों पे डाल के पिलाया जाता था। अब महादेव अंबेडकर को यह भेदभाव काफी बुरा लगता था और वो सच में बाबा साहब की मदद करना चाहते थे, परंतु अकेले समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बाबा साहब को नाम के पीछे से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ने की सलाह दी थी। यहाँ तक कि उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर भी ब्राह्मण थी और वो संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा भी घोषित करना चाहते थे। तो भाई, ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण गलत थे। दरअसल कुछ ऐसे भी थे जो सच में ये मानते थे कि दलितों के साथ जो भेदभाव और छुआछूत होता है वो गलत है और इन्हें भी दूसरों की तरह समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तक कि बुद्ध को भी केवल ब्राह्मणों का दुश्मन बताया जाता है, जबकि कुछ ब्राह्मणों के साथ बुद्ध के बहुत ही अच्छे संबंध थे और यही वजह है कि उनकी अस्थियों का एक हिस्सा बेटद्वीप के ब्राह्मणों को भी दिया गया था। लेकिन ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये बातें बता दी तो वो जो हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण की लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी और इनकी राजनीति की दुकानें बंद हो जाएंगी। खैर, मैं इस वीडियो में अंबेडकर और गांधी के बारे में बता रहा था, तो उन्हीं पर फोकस करते हैं। अब भारत हमेशा से ही गुलाम रहा था अंग्रेजों से पहले राजाओं का, तो गांधी और बाकी कांग्रेस नेताओं को अंग्रेजों की गुलामी से कोई समस्या नहीं थी। वो बस इतना चाहते थे कि ये भारतीयों का शोषण ना करे और उन्हें बराबर का अधिकार दे दे, उसके बाद बेशक ये राज करते रहें। केवल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी और गरम दल के नेता ही अंग्रेजों को पहले दिन से बाहर निकालकर आजादी की बात करते थे, जिस वजह से लोग गांधी और नेहरू से भी ज्यादा इन्हें पसंद करते थे। वो तो बाद में जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन की घटनाओं से गांधी नेहरू की समझ में आया कि अंग्रेजों से किसी भी प्रकार के न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती और फिर उन्होंने 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, वरना उससे पहले तो वो केवल अंग्रेजों से समझौते की बात करते थे। साथ ही 1930 से वो हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी मनाने लगे। और जब अंग्रेजों को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को मनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया और यहीं पर गांधी और नेहरू को अंबेडकर के बारे में पता चला। अब गांधी और अंबेडकर की लड़ाई इसी गोलमेज सम्मेलन की वजह से शुरू हुई थी, जो लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच आयोजित किया गया था।
अब सभी कांग्रेस के नेताओं ने यह फैसला कर लिया था कि अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए हम गोलमेज सम्मेलनों में नहीं जाएंगे। इसीलिए पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं गया, परंतु बाबा साहब दलितों के प्रतिनिधि बनकर वहां पर पहुंच गए। अब गांधी और सभी कांग्रेसी नेता केवल अपने आप को दलितों का नेता मानते थे, इसीलिए जब उन्होंने अंबेडकर के बारे में सुना तो काफी हैरानी हुई और उनके इरादे जानने के लिए उन्हें 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में मिलने के लिए बुलाया। अब जिस समय अंबेडकर उनसे मिलने आए तो गांधी बकरी के साथ खेल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अंबेडकर को काफी इंतजार कराया और अंबेडकर को बहुत गुस्सा आया। साथ ही ब्राह्मण सरनेम की वजह से गांधी अंबेडकर को ब्राह्मण समझ रहे थे, तो जब उन्हें पता चला कि वो माड़ है तो गांधी को काफी हैरानी हुई और इसी वजह से गांधी पर जातिवादी होने का आरोप लगता है कि जब गांधी को अंबेडकर के दलित होने का पता चला तो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया, जबकि असली वजह कुछ और थी। दरअसल अंबेडकर के इरादे गांधी से अलग थे। वो अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं चाहते थे, बल्कि केवल दलितों का ही चाहते थे और इसके लिए देश को गुलाम बना के रखना पड़े तो उससे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी इसी मीटिंग में अंबेडकर ने पहली बार गांधी से कहा था कि मैं इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ शोषण हुआ है और मेरे लिए सबसे ऊपर दलितों का ही था। उसके लिए मुझे अंग्रेजों का भी साथ लेना पड़ा तो मैं बिल्कुल लूंगा। खैर, इस मीटिंग के बाद दोनों के इरादे एक दूसरे के सामने आ चुके थे और ये स्पष्ट था कि वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते और यहीं से इनकी लड़ाई की शुरुआत हुई। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच, जिसमें अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रख दी। इसके अंतर्गत 71 सीटों पर केवल दलित खड़े होंगे और उनके इलेक्शन में केवल दलित ही वोट देंगे, जबकि बाकी जगह कोई भी खड़ा हो सकता था और कोई भी वोट दे सकता था। अब इस दूसरे सम्मेलन में गांधी और सभी कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया था। उन्हें अंबेडकर की यह मांग बिल्कुल नाजायज लगी, क्योंकि इससे तो देश और ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता। दरअसल क्या हुआ था, 1909 में हिंदू मुसलमानों की एकता बढ़ रही थी, तो उसे तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने यही अलग निर्वाचक मंडल की चाल चली थी। उस समय मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर अंग्रेजों ने केवल मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया था, जिस वजह से हिंदू और मुसलमान दोबारा टुकड़ों में बंट गए। अब गांधी को डर था कि कहीं इससे भारतीय दोबारा दलित स्वर्ण में बंटकर आपस में न लड़ने लग जाए, इसीलिए उन्होंने अंबेडकर की इस मांग को खारिज कर दिया। और मैं गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उनके इस फैसले को बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो भारतीय टुकड़ों में टूट जाते और कभी भी अंग्रेजों को देश से नहीं भगा पाते। अब इस सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस नेताओं ने भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, जिसके विरोध में उन्होंने 1 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा कर दी। अब वैसे तो यह आंदोलन देर से शुरू होना था, परंतु 4 जनवरी 1932 को गांधी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया, जिस वजह से यह आंदोलन 4 जनवरी को ही शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और अगले 4 महीने में 80,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कई तरीकों से दबाने की कोशिश की, परंतु सभी तरीके फेल हो रहे थे, तो अंत में उन्हें अंबेडकर का अलग निर्वाचक मंडल का तरीका याद आया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत देने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत हिंदू स्वर्णों को छोड़कर दलित, सिख, जैनी, बुद्धिस्ट, मुस्लिम आदि सभी को अलग निर्वाचक मंडल देने की बात कही गई थी। अब गांधी जानता था कि अलग निर्वाचक मंडल एक बार दोबारा से हम भारतीयों को टुकड़ों में बांट देगा और हम कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उन्होंने इस चीज का पुरजोर विरोध किया। परंतु दलितों के फायदे की वजह से अंबेडकर इसे बहुत ज्यादा समर्थन दे रहा था, जिस वजह से गांधी अंबेडकर के खिलाफ तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया। अब भूख हड़ताल की वजह से गांधी की हालत बिगड़ने लगी, तो अंबेडकर को डर था कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो सब लोग मिलकर उसे जान से मार देंगे। 2 दिन बाद 22 सितंबर को अंबेडकर गांधी से मिले और उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल के बजाय आरक्षित सीटें लेने का समझौता किया, परंतु उन्होंने शर्त रखी कि अब हमें 71 सीटों के बजाय 148 सीटें चाहिए, जिसे गांधी ने मान लिया। अंत में 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी ने 71 अलग निर्वाचक मंडल की सीटों के बजाय 148 आरक्षित सीटें लेने के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। अब इस समझौते ने अंबेडकर के मन में गांधी के प्रति कड़वाहट पैदा कर दी, पर साथ ही गांधी और कांग्रेसी नेताओं को यह बात भी समझ में आ गई थी कि दलितों पर होने वाला शोषण भी उतना ही खतरनाक है जितना कि अंग्रेजों का शोषण। अब 24 सितंबर को ही गांधी को यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया और उसके 6 दिन बाद 30 सितंबर को गांधी ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। ये संघ केवल दलितों को छुआछूत और जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए बनाया था, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने 8 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, जो दलितों के कल्याण पर खर्च किए जाने थे। गांधी कई महीनों तक अलग अलग गांवों में घूम के दलितों की समस्या को समझने लगा और इस बीच उसने 13 सितंबर 1933 को इस संघ का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया।
ये हरिजन शब्द दलितों को गांधी का ही दिया हुआ है, क्योंकि वो ये सोचता था कि अगर मैं किसी तरह इन्हें हरि के जन साबित कर दूंगा तो शायद लोग इनके साथ भेदभाव और छुआछूत नहीं करेंगे। परंतु अंबेडकर को लगा कि यह गांधी की केवल दलितों को धर्म और राजनीति से जोड़ने की एक चाल है, इसीलिए उसने गांधी के हरिजन शब्द की स्पष्ट रूप से निंदा की। इधर गांधी भी अंबेडकर के हर काम में कमी निकाल रहा था। उसने अंबेडकर के मनुस्मृति जलाने को भी गलत बताया था। दरअसल ये दोनों बुरे नहीं थे, लेकिन इनके मकसद अलग अलग होने की वजह से ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, और जब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं तो उनके हर काम को किसी न किसी तरह गलत बताने की कोशिश करते हैं। खैर वजह जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस से मिले हुए 8 लाख रुपयों से गांधी लगातार हरिजनों के लिए काम कर रहा था। गांधी ने घनश्याम दास बिरला के साथ जाकर जगह जगह लोगों को समझाया कि वो दलितों को भी सार्वजनिक कुएं, तालाब, मंदिर आदि का इस्तेमाल करने की इजाजत दे और साथ ही उनके अंतरजातीय विवाह भी कराए, ताकि जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। परंतु इस बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन भी काफी कमजोर पड़ गया। 2.5 सालों से लोग भी इसमें आते आते थक चुके थे, और जिन 80,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी वो संख्या घटकर मात्र 4,000 रह गई थी। अंत में 19 मई 1934 को गांधी ने कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ मिलकर मीटिंग की और इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। अब सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल जैसे लोगों को गांधी के इस फैसले से काफी झटका लगा, और उन्होंने गांधी को राजनीतिक दृष्टि से एक असफल नेता बताया, जो बात बिल्कुल सही थी। गांधी हमेशा से ऐसे ही करता था। वो आंदोलन करके लोगों की भीड़ इकट्ठा करता और कई महीनों तक उन्हें बैठाने के बाद किसी छोटी मोटी बात पर आंदोलन को बंद कर देता था। इसके अलावा गरम दल के नेता अंग्रेजों पर दबाव बनाकर उन्हें अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर करते, परंतु गांधी बीच में आकर कोई ना कोई समझौता करके सारा खेल बिगाड़ देता था। अब एक तो गांधी कांग्रेस की वजह से हरिजन संघ के काम नहीं कर पा रहा था, दूसरा कांग्रेस में बोस और उसके क्रांतिकारी तरीके पॉपुलर होने लगे थे जो गांधी को अच्छे नहीं लगे, इसीलिए उसने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह केवल दलितों के लिए काम करने लगा। अब ये एक साइट है gandhisir.net, जिस पर गांधी के जीवन के हर एक दिन की घटनाएं लिखी हुई है कि उसने अपने जीवन में किस दिन कौन सा काम किया था। इस साइट पर आप पर्टिकुलर देख सकते हैं कि 1935 और 36 में गांधी ने हरिजन सेवक संघ के अंतर्गत दलितों के लिए कौन कौन से काम किए। अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि गांधी ने दलितों के लिए कोई बड़ा आंदोलन या विशेष काम नहीं किया था, केवल शोषित और पीड़ित लोगों के पास जाकर छोटी मोटी मदद ही करते थे। इसके अलावा 2 सालों के बाद बोस नेहरू से भी ज्यादा फेमस होने लगे थे, जिस वजह से नेहरू ने गांधी को वापस कांग्रेस में बुला लिया, और उसके बाद गांधी ने दलितों के लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं किया। अब 17 मार्च 1937 को बोस भी जेल से छूट गए और गांधी के आने के बावजूद अगले साल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी को बोस के तरीके कभी पसंद नहीं थे, वो उन्हें तानाशाह जैसे लगते थे, और कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा लोकतंत्र के बजाय एक निश्चित मात्रा में तानाशाही को समर्थन करती है। यहाँ तक कि बोस ये भी मानते थे कि लोकतंत्र पढ़े लिखे और जिम्मेदार लोगों की व्यवस्था है, और भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है। वो मानते थे कि भारत में कैसे तानाशाह का राज होना चाहिए जो खुद से पहले देश के बारे में सोचे, और हम आज देख भी रहे हैं कि किस प्रकार हर आदमी लोकतंत्र में मिली हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाकर खुलेआम देश विरोधी काम कर रहा है। खैर, समाजवादी विचारधारा क्यों सबसे अच्छी है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं। तो अगले साल 1939 में गांधी ने दोबारा बोस को हराने के लिए पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया, परंतु बोस दोबारा उन्हें हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब ये हार गांधी से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सीतारमैया की हार को अपनी हार बताते हुए सभी कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा देने के लिए कहा। अब सबका साथ लेने के लिए बोस ने वर्किंग कमेटी में गांधी समर्थकों को शामिल किया था, इसीलिए गांधी के आह्वान पर 14 में से 12 सदस्यों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। केवल नेहरू और शरद बाबू ही बचे थे, और उसमें नेहरू न्यूट्रल था, जिस वजह से केवल शरद बाबू बोस का साथ दे रहे थे। तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 4 दिन बाद कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। जब कांग्रेस को पता चला तो उन्होंने बोस को पूरी तरह कांग्रेस से निकाल दिया। उसके बाद बोस अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक को स्वतंत्र पार्टी बनाकर अलग काम करने लगे। अब बोस तो अलग हो चुके थे और कांग्रेस पर पूरी तरह नेहरू गांधी का दबदबा हो गया था, परंतु जिस प्रकार नेताओं में आपसी मतभेद चल रहे थे, मुझे नहीं लगता ये लोग देश को कभी भी आजाद करा पाते। चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोगों में अपने दम पर आजाद होने की हिम्मत नहीं थी और हम लोगों को किस्मत से आजादी हिटलर की वजह से मिली। अब हमसे हजारों मील दूर होने वाली घटनाएं किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है जब 3 सितंबर 1939 को हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला कर दिया। ब्रिटेन पहले ही आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, उसके पास अपनी आर्मी को सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे, ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी।
अब ऐसे में उनका इंडिया को गुलाम बनाए रखना संभव नहीं था, तो उन्होंने वायसराय लिनलिथ गो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव दिया, जिसके अंतर्गत भारतीयों की सभी शर्तें मानी हुई थी और युद्ध के बाद उन्हें अपना अलग संविधान बनाने की इजाजत भी दी हुई थी। परंतु इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित करने की बात कही थी, जिसके अंतर्गत भारत आजाद तो होगा परंतु कुछ मामलों में ब्रिटिश क्राउन के प्रति जवाबदेह होगा। साथ ही अब मुसलमान अपना अलग देश मांगने लगे थे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा, जिसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों को अपने हिसाब से अलग अलग संविधान बनाने की बात कही हुई थी। परंतु इसमें भी भारत को डोमिनियन राज्य घोषित करने की बात कही थी, जिस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया और साथ ही मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से अलग देश पाकिस्तान बनाने की भी बात कह दी। अब कांग्रेस अंग्रेजों को संभलने के लिए और समय नहीं देना चाहती थी, इसीलिए 8 अगस्त 1942 को गांधी ने करो या मरो नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। साथ ही गांधी को अच्छी तरह समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, बाबा साहब, कम्युनिस्ट पार्टी आदि किसी ने भी इस आंदोलन में साथ नहीं दिया, परंतु फिर भी आंदोलन चलता रहा। लगभग 60,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी और हजारों लोग मारे गए। यहां तक कि पुलिस स्टेशन और सरकारी दफ्तरों को जला दिया गया और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहा। अंत में 1945 में ब्रिटेन में पहली बार बहुमत के साथ लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो काफी लंबे समय से भारत को आजाद करके केवल अपने देश पर ध्यान देने की बात करती थी। लेबर पार्टी ने सत्ता में आने के बाद भारत को बिना किसी शर्त के पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही और सभी कांग्रेस नेताओं को भी रिहा कर दिया। उसके बाद यह आंदोलन खत्म हुआ। अब इस बीच किसी तरह मुसलमानों को भी मना लिया कि एक बार आजाद हो जाने तो तुम्हें अलग देश की जगह संविधान दे देंगे और साथ ही दलितों की तरह रिजर्व सीट भी दे देंगे। उसके बाद मुसलमान अलग देश की मांग छोड़कर आजादी के लिए सहमत हो गए। फिर 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में चुनाव कराने और संविधान बनवाने के लिए आया। अब उस समय 93 जगह ऐसी थी जहां पर छोटी छोटे इलाकों में राजाओं की तरह रजवाड़े राज किया करते थे और उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव वुनाव हम नहीं जानते, हम यहाँ के राजा हैं, तो इस इलाके पर सिर्फ हम ही राज करेंगे। अब मजबूरी में कांग्रेस को उनके साथ भी समझौता करना पड़ा कि हम तुम्हारे इलाकों में चुनाव नहीं कराएंगे, बल्कि तुम्हें डायरेक्ट एमपी की सीट दे देंगे और तुम अपने इलाकों में राजा की तरह राज करना, बस संविधान और आजादी के मामले में टांग मत अड़ाओ। इस प्रकार किसी तरह सबको बेला फुसलाकर संविधान और आजादी के लिए मना लिया गया और देश में चुनाव कराने की योजना बनने लगी। टोटल 389 मेंबर चुने जाने थे, जिनमें से 93 रजवाड़े मनोनीत किए गए और 296 सीटों पर जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। अब उस समय भी हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने इन चुनावों में भाग नहीं लिया, परंतु वो बात मायने नहीं रखती। अब यहाँ पर मेन बात बताई जाएगी कि अंबेडकर और गांधी दोस्त कैसे बने, जो आपको कभी कोई नहीं बताता। दरअसल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंबेडकर ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अंबेडकर को पूरी उम्मीद थी कि 15-20% एससी पॉपुलेशन के हिसाब से वो 50-60 सीटें तो निकाल ही लेंगे, परंतु जब चुनावों का रिजल्ट आया तो वो देखकर अंबेडकर के होश उड़ गए। उनकी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन केवल एक सीट पर जीती थी, यहाँ तक कि अंबेडकर ने बॉम्बे से इलेक्शन लड़ा था और वो खुद भी कांग्रेस के खिलाफ हार गए थे। वो तो उनके दोस्त जोगेंद्रनाथ मंडल ने उन्हें बंगाल के जैसोर इलाके से दोबारा चुनाव लड़वाया और जिताकर लोकसभा का सदस्य बनाया। ये जोगेंद्रनाथ मंडल पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे, जिन्हें 1940 में निकाल दिया गया। उसके बाद ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चलाते थे। साथ ही ये जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सीट जीती थी, ये भी जोगेंद्रनाथ मंडल की ही थी, जो बंगाल के फिरोजपुर पटवा खाली चुनाव क्षेत्र से जीते थे। दरअसल उस समय दलितों के लिए 30 सीटें आरक्षित की गई थी, जिनमें 26 पर कांग्रेस, 3 पर निर्दलीय और केवल 1 पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जीती थी। अब इस चुनाव में मुस्लिम लीग भी केवल 73 सीटें जीती थी, जिस वजह से उन्हें लगा कि देश में हमारी तो चलेगी नहीं और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। परंतु बाद में उनके मंत्रियों को सरकार में ज्यादा पद और डिपार्टमेंट देने का लालच देकर मना लिया गया। 2 सितंबर 1946 को देश की पहली अंतरिम सरकार बनी, परंतु इसमें मुस्लिम लीग के केवल लियाकत अली को स्थान दिया गया था, जिस वजह से मुस्लिम लीग ने दोबारा इसका बहिष्कार कर दिया। अब 15 अक्टूबर 1946 को मुसलमानों को मनाने के लिए दोबारा नई अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसके अंतर्गत 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को स्थान दिया गया, जिनमें एक जोगेंद्रनाथ मंडल भी थे, जिन्हें कानून मंत्री बनाया गया। अब इनका मुख्य कार्य संविधान बनाने का था, तो उसके बाद इन्होंने संविधान सभा की स्थापना की, जिसने 6 दिसंबर 1946 को संविधान समितियां बनाई। टोटल 22 समितियां बनाई गई थी, जिनमें 5 इंपोर्टेंट थी जो स्क्रीन पर दी गई हैं।
अब इन पांचों में से मसौदा समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। शुरू में केवल ये 4 बनी थी जिनकी देखरेख में सारा संविधान बनना था। अब 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक के साथ संविधान बनाने की कार्रवाई शुरू हुई। अब उस समय सबसे बुजुर्ग आदमी को इज्जत देने के लिए अध्यक्ष बनाने की परंपरा थी, तो इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और वो इतने बूढ़े थे कि उनकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो वहां पर मौजूद नहीं थे बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसीलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब इससे पहले ये लोग संविधान बनाना शुरू करते, मुस्लिम लीग ने इसी बैठक में संविधान सभा का दोबारा बहिष्कार कर दिया और अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी। दरअसल जिन्ना और मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं में कई महीनों से अलग देश बनाने को लेकर कशमकश थी। वो चाहते थे कि सारा कंट्रोल उनके हाथों में रहे, जो कांग्रेस उनको नहीं दे रही थी। अंत में उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को बिल्कुल स्पष्ट अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी और उसके बाद बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके अगले ही दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की डेथ भी हो गई, जिसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दोबारा संविधान की दूसरी बैठक की गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को अंतरिम सरकार का प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े किए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। अब बाबा साहब और जोगेंद्रनाथ मंडल जिस जैसोर और फिरोजपुर पटुआ की सीट से जीते थे, वो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसमें चले गए थे, तो रूल के अकॉर्डिंग उन्हें भी देश छोड़ना था। और अगर वो देश नहीं भी छोड़ते तब भी उन्हें आम आदमी बन के रहना पड़ता, क्योंकि वो अब संविधान सभा या सरकार के सदस्य नहीं रहे थे, उनकी सीटें खत्म हो गई थी। कहने का मतलब है दोनों ही तरीकों में संविधान बनाने या सरकार का हिस्सा बने रहने की उनकी दावेदारी अब खत्म हो चुकी थी, तो उन्हें अपनी सीटें खाली करनी थी। अब जोगेंद्रनाथ मंडल को लगता था कि दलित भारत के बजाय पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ ज्यादा खुश रहेंगे, तो उन्होंने पाकिस्तान जाना चुना, जबकि बाबा साहब भारत में ही रुके। उन्होंने तो 1940 में ही धर्म के आधार पर देश के बंटवारे को गलत बताया था और जिन्ना को भी अलग देश न मांगने की सलाह दी थी। खैर अब बंटवारा हो चुका था और हर जगह अम्बेडकर के पाकिस्तान जाने की बातें होने लगी थी और गांधी से चल रही नाराजगी की वजह से वो उनसे मदद भी नहीं मांग रहे थे। परंतु जब गांधी को उनके बारे में पता चला तो वो आगे से अम्बेडकर के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान मत जाओ, भारत में ही रहो और हम संविधान आपसे ही बनवाएंगे। गांधी ने ना सिर्फ अपने आदमी M.R. जैकर का इस्तीफा दिलाकर उनकी जगह बाबा साहब को सांसद बनाया, बल्कि जोगेंद्रनाथ मंडल के जाने से जो कानून मंत्री का पद खाली हो गया था, नई मंत्रिमंडल में वो पद बाबा साहब को भी दिया। दरअसल पाकिस्तान बनने से मंत्रिमंडल के 5 सांसद पाकिस्तान चले गए थे, जिस वजह से 15 अगस्त 1947 को दोबारा से नई मंत्रिमंडल बनाई गई। इतना ही नहीं बल्कि जहां पहले सदस्यों की संख्या 389 थी, वो घटकर 299 रह गई थी और इसमें भी मुस्लिम लीग के 13 सदस्य थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। ये मुस्लिम लीग के वो 13 मेंबर है जिन्हें बंटवारे के बावजूद गांधी ने देश में रखा और संविधान सभा का मेंबर बनाया। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनाई गई, जिसका कार्य संविधान का लिखित रूप तैयार करना था और इसके अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया। अब अपने ही लोगों द्वारा धोखा देकर इलेक्शन में हराने और गांधी से बिना मदद मांगे खुद आगे से आकर इतनी मदद करने की वजह से अंबेडकर के मन में जो गांधी के प्रति कड़वाहट थी वो दूर हो गई और वो लोग दोस्त बन गए। और मुझे पूरा यकीन है ये भविष्य में और भी काम साथ मिलकर करते, परंतु कुछ महीने बाद ही 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। खैर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। जब इतनी आगे हम गांधी की मौत तक आ गया तो थोड़ी और आगे अंबेडकर की मौत तक भी जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ था।